उन सभी पे मैं कार्य करती आ रही हूँ और अभी भी करती हूँ। तो आप सबका मैं स्वागत भी करती हूँ, धन्यवाद भी करती हूँ, क्योंकि आज जिस दौर से हमारा देश गुजर रहा है आतंकी हमलों के साथ में, वहीं पे हमने देखा है कि हमारे देश के अंदर भी ऐसे कट्टरवाद सोच रखने वाले व्यक्तियां हैं जो कि सिर्फ सरकार नहीं पर हमारे समुदाय के खिलाफ भी खड़े हो रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून को लाने के विरोध में जो बीते दिनों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और साथ ही साथ में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस तरीके का एक खेल रचा है, बत्ती बंद कर देना, काली पट्टियां पहन लेना, पर सरकार को इस बिल के लिए समर्थन ना देना, मुसलमानों के मुस्तकबिल के बारे में ना सोचना, मुसलमानों के हितैषी बनने का एक ढोंग करना, वो सब आप लोगों ने हाल फिलहाल में परसों से देखना शुरू कर दिया। पहलगाम में जिस तरीके गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमारे मुस्लिम भाई बहनों को, हमारे कौम में ये बात फैला रहे हैं कि सरकार आपकी जमीनें, कब्रिस्तान, दरगाहें छीनेगी, जबकि ऐसा कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है। अवैध कब्जे हुए हैं, वो अवैध कब्जे हटाना जरूरी है। साथ ही साथ में जो अच्छे काम है उनको अंजाम तक ले जाना बहुत जरूरी है। अगर उसके लिए कड़े कदम या कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है तो उसमें हम सबको साथ देना चाहिए, इस देश को आगे तक ले जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही मौका है जब सरकार हमारे बारे में सोच रही है। जब ट्रिपल तलाक की बात आई थी तब भी मैंने ऐसी ही एक जन जागरण कार्यक्रम के तहत पूरे देश भर में जाकर बहनों से बात करके जब बहनों को जोड़ा था तो ये बात बिल्कुल तय होके बाहर आई थी कि कुरान और शरीयत को एक गलत तरीके से आवाम को बताया जा रहा है। शरीयत में कहीं नहीं लिखा कि आप तलाक 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 देकर अपने घर से अपनी बीवी को और बच्चों को सड़क पे फेंकें। शरीयत ये नहीं कहता है कि आप एक ही बार में 3 बार तलाक कह देंगे, चाहे वीडियो हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे नमक कम हो, चाहे कुछ भी हो, और आप उनको छोड़ दीजिए। तब भी ऐसी मुहिम चली थी और सरकार ने हमारा साथ दिया था। ट्रिपल तलाक के खिलाफ एक कानून आया और आज हमारी बहनें बेटियां सुरक्षित हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई भी सवाल है उनको मैं बात कह रही हूँ, एक सच्ची बात कह रही हूँ और मैं खुल के सामने आ रही हूँ और आपके सवालों के जवाब दे रही हूँ और तर्कों के साथ जा रही हूँ। जब मैं जेपीसी के सामने भी गई थी तो 36 मेंबरों के सामने मैंने अपने तर्क रखे थे, जहाँ मैंने 3.5 घंटे अपने हर एक बात को पुरजोर तरीके से जिम्मेदारी से बोला था। बिल्कुल उसी जिम्मेदारी से मैं आज चाहूंगी कि आप लोगों की मदद से ये बात आगे पहुंचे, क्योंकि आज तक मुस्लिम समुदाय में ये नहीं पता था कि वक्त से उनके लिए क्या अच्छा हो सकता था। उत्तराखंड सरकार ने वक्त में जो आप मुद्दे पर चर्चा कर रही हैं, उत्तराखंड सरकार ने कितने ऐसे गरीब मुस्लिम लोग हैं जिनसे वक्त के माध्यम से उनकी मदद की या उनके उत्थान के लिए कोई कार्य किया? मेरी जानकारी के तहत एक कंप्यूटराइज डिजिटलाइज मदरसा जो कि वक्त के जमीन पे मदरसा बना है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, कर चुके हैं, और साथ ही साथ में उनके यहाँ पे खुद के बोर्ड में डेटा कलेक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, जहाँ से ये पता चलेगा कितनी ज़मीनें हैं, कितने ज़मीनों पे क्या कार्य हो रहा है, उसकी कितनी आय आ रही है, कितना खर्चा हो रहा है, और साथ ही साथ में हर एक जिला प्रशासन के तहत ये एक ब्यूरो का कार्य शुरू हो रहा है, जहाँ पे डिजिटलाइजेशन, आंसरेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और साथ ही साथ में और क्या बेहतर कार्य किस जिला में हो सकता है। अगर इस जिला में मदरसा है और स्कूल नहीं है, अगर मदरसा है, स्कूल है, पर कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो उसके अभियान के तहत आम जनता तक ये बात ले जाना चाहते हैं कि जो वक्त संशोधन कानून है जिसके ऊपर इतनी चर्चा है, उसको लेकर बहुत से राजनीतिक दल हैं और पार्टियां हैं जो गलत बातें, अफवाहें फैला रही हैं कि वक्त ना तो आपका है ना तो मेरा है, अल्लाह के नाम की एक प्रॉपर्टी है, अल्लाह के नाम की चैरिटी है, जिससे अच्छे और सही कार्य होने चाहिए थे जो कि नहीं हो रहे थे। ये वो राजनीतिक दल है जो कि लैंड माफिया के तहत लैंड माफिया बन के उन्होंने वक्त की ज़मीनों के ऊपर कब्जा कर रखा है, मुसलमानों को उन्होंने वोट बैंक के तहत इस्तेमाल किया है, और वो चाहते ही नहीं है कि मुसलमान अपने हक के लिए आगे बढ़े और लड़े, और उन सारी चीज़ों के ऊपर उनके आगे वो बढ़ के इस देश को प्रगतिशील की तरफ लेकर चले।